हेलो, वेलकम बैक। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब। हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था कि आईएस रिकमेंडेशन ऑफ स्लैब फॉर द डिज़ाइन ऑफ द स्लैब। स्लैब के डिज़ाइन में जो आईएस कोड ने रिकमेंड किया है, जैसे इफेक्टिव स्पैन की क्या वैल्यू होगी या रिइंफोर्समेंट की क्या वैल्यू होगी या फिर स्पेसिंग की क्या वैल्यू होगी, वो हम लोग ने पढ़ लिया था कि क्या क्या चीज़ वैल्यू होगी। आज क्या हम लोग पढ़ लेंगे कि वन वे स्लैब के जो डिज़ाइन स्टेप हैं, डिज़ाइन प्रोसीजर हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। तो डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब में मैंने जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में बोला था कि इसमें क्या होता है कि एकदम जो बीम के डिज़ाइन ही के जैसा होता है, लेकिन कुछ-कुछ जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। प्रोसेस जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने बीम का जो है वो लेक्चर फिर से देख लिया होगा और नोट्स अपना पढ़ लिया होगा कि बीम की डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टॉपिक का नाम है डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब का डिज़ाइन, ठीक है? तो जैसे हम मैंने लिखा है कि डिज़ाइन्ड एज़ बीम, मतलब जो वन वे स्लैब का डिज़ाइन होता है या स्लैब का जो डिज़ाइन होता है वो बीम के ही डिज़ाइन के जैसा होता है, लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन पाँचों के अलावा। जैसे हम लोग क्या होता है विड्थ ऑफ बीम की जो चौड़ाई होती है बी और डी, एक क्वेश्चन में दी रहती है, ठीक है? या नहीं दी रहती तो उसको निकाल लेते हैं, तो लेकिन उसका डिफरेंट वैल्यू होता है। लेकिन जब हम लोग स्लैब का डिज़ाइन करेंगे तो हमेशा बी क्यू की क्या लेंगे, 1 मीटर, ठीक है? इनिशियल डेप्थ हम लोग एल बाई डी से जो निकालते थे 12 से लेकर के 15 तक के बीच में, वो यहाँ पे हो जाएगा। सिंपली सपोर्टेड के लिए एल बाई डी जो हो जाएगा 25 से 30 के लिए, और कैंटिलीवर के लिए हो जाएगा एल बाई डी इक्वल टू 10, ठीक है? ये हो जाएगा। अब हम लोग वहाँ पे क्या करते थे कि हम लोग का 2 बार प्रेज़ेंट रहता था, जैसे मेन बार और ट्रांसवर्स बार, ठीक है? ट्रांसवर्स बार या लेटरल टाइज बीम में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मेन बार होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। वन वे स्लैब का डिज़ाइन करना है तो जैसे हम लोग ने स्लैब के पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वन वे स्लैब में क्या होता है कि वन वे स्लैब में जो होता है वो Ly/Lx का रेशियो जो होता है वो 2 से या 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है? तो इसलिए Ly जो होता है लार्जर होता है, Lx जो होता है वो शॉर्टर स्पैन की लेंथ होती है, ठीक है? Ly/Lx जो होता है वो शॉर्टर स्पैन की लेंथ, Ly जो होता है वो लार्जर स्पैन की लेंथ होती है और Lx क्या होता है शॉर्टर स्पैन की लेंथ होती है। उसी लेक्चर में आगे देखा था कि जब हम लोग उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो Lx जो होता है मतलब शॉर्टर स्पैन का जो लेंथ होता है वो मैक्सिमम अप टू 95% लोड को सहन करता है। और लार्जर स्पैन 5% नियरली अबाउट 5% जो होता है वो लोड को बियर करता है। तो इस वज़ह से जो होता है मैक्सिमम बेंडिंग जो होती है वो अलोंग शॉर्टर स्पैन होती है। इसी वज़ह से क्या होता है कि हमारा जो है मेन बार इन द केस ऑफ वन वे स्लैब के केस में क्या होता है कि मेन बार जो होता है वो शॉर्टर स्पैन के अलोंग होता है। जो ये मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो वो वीडियो नंबर 1 देख लें स्लैब का, ठीक है? अब जैसे मेन क्या हुआ शॉर्टर स्पैन के अलोंग, डिस्ट्रीब्यूशन बार हुआ लार्जर स्पैन के अलोंग, ठीक है? वन वे स्लैब में। और टू वे स्लैब में होता है क्योंकि दोनों में बेंडिंग होती है, एल वाई डायरेक्शन में भी एल एक्स डायरेक्शन में भी। इस वजह से होता है कि मेन बार होती है वो दोनों डायरेक्शन एल वाई और एल एक्स जो दोनों डायरेक्शन के अलोंग अलोंग प्लेस किया जाता है मेन बार को, ठीक है? अब अब ये तो समझ में आ गया था कि डिस्ट्रीब्यूशन बार पर वीडियो नंबर 2 में क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन बार का हम लोग ने फंक्शन पढ़ लिया था। डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या कर मतलब कैसे होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोग ने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन बार को क्या होता है कि हम लोग का फंक्शन क्या होता है कि एक तो मेन बार को जो होता है मेन बार को उसकी पोजीशन में हेल्ड करने के लिए, उसकी पोजीशन में बनाए रखने के लिए काम आता है। दूसरा क्या काम आता है कि उसको जो होता है थर्मल स्ट्रेस को जो होता है वो रोकता है। मतलब जैसे कि अल्टरनेट कूलिंग और अल्टरनेट हीटिंग की वजह से क्या होता है अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्लैब। स्लैब का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है दिन में फिर रात में, फिर दिन में फिर रात में। ऐसे उसमें थर्मल स्ट्रेस हो जाता है। इस वजह से क्या होता है उसमें थर्मल स्ट्रेस प्रेज़ेंट होने लगता है। इसको बचाने के लिए क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्लेस किया जाता है, ठीक है? तो हम लोग ने चौथा पॉइंट क्या देखना है कि हम लोग ने
बार्स आर बेंट अप, मतलब इससे पहले वाला लेक्चर में देखा था कि जो बार है वो L/7 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट पे जो होता है वो मोड़ी जाती है। L/7 मतलब ये बीम हुआ और ये इसका सपोर्ट हुआ। इसके सेंटर मतलब सपोर्ट का सेंटर यहाँ हुआ और दूसरे सपोर्ट का सेंटर यहाँ हुआ। कुछ बार जो होती हैं वो ऐसे जाती हैं मेन बार और हर अल्टरनेट बार को बेंड कर देते हैं। तो ये यहाँ से बेंट होगी, ये जहाँ से बेंट होगी वो कौन कितनी डिस्टेंस होगी L, L/7। L क्या है? L इज इक्वल टू इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन क्या होता है कि इफेक्टिव L क्या होता है? L दो चीज होता है, दो चीज हो सकता है। एक तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, और दूसरा क्या होता है CS प्लस डी, क्लियर स्पैन प्लस डी। क्लियर स्पैन क्या होता है? इधर वॉल के इनर फेस से दूसरे वॉल के इनर फेस की डिस्टेंस जो होती है वो क्लियर स्पैन होती है। डी क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ। इन दोनों में से जो लीस्ट होता है वही हमारा क्या होता है? इफेक्टिव स्पैन होता है। ठीक है, तो L/7 ले लिए। L/7 डिस्टेंस पे हम लोगों ने मोड़ लिया और ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है कितना, अपर फेस में कितना होना चाहिए बार को होना चाहिए L/10 डिस्टेंस में। ठीक है, L/10 जो होगी लेंथ अवेलेबल होना चाहिए अपर फेस पे। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखना है कि हम लोगों ने देखा था कि हर अल्टरनेट बार मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये है, ये भी मेन बार है और ये जो है वो मेन बार है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार इसके ऊपर दिखेगी ऐसे, ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। ठीक है, अब क्या करना क्या है कि यहाँ मतलब कुछ बार जो हो रही थी वो सीधी की सीधी जा रही थी और हर अल्टरनेट बार जो हो रही थी, जैसे एक पहली जो बार होगी वो सीधी होगी, दूसरी बार जो होगी बेंड होगी, तीसरी बार फिर सीधी होगी, फिर चौथी बार बेंड होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि 50% जो होता है ऊपर मुड़ जाता है 50%, और 50% क्या होता है नीचे अनबेंड होता है या स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो 50 स्ट्रेट हुआ, 50 क्या हुआ, 50 स्ट्रेट हुआ और 50 क्या हुआ, बेंट हुआ। तो यहाँ से तो बेंट हुआ है, तो ये बीच में क्या कितनी अवेलेबल है? ये है 100%, बीच में 100% है ना। अब यहाँ पे जाओगे तो इसलिए जो होगा 50% बेंट कर दिया जाएगा, 50% स्ट्रेट रहेगा। दूसरा क्या होता है कि जितना सिमेट्री, जैसे सिमेट्री एक स्लैब है, स्लैब में क्या होता है कि अगर 15 बार हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो 15 बार में हर अल्टरनेट बार को बेंड किए तो 8 बार जो होगी वो स्ट्रेट होगी, 7 बार जो होगी वो 7 बार जो होगी वो बेंट होगी। तो अगर 7 बार को इधर बेंट किए हुए हो तो 7 बार को इधर भी बेंट करना है सिमेट्री की वजह से। ठीक है, तो 7 बार अगर इधर बेंट है तो 7 बार इधर बेंट होगी। ठीक, हर अल्टरनेट बार को बेंड करना है, और दूसरा क्या है कि सिमेट्री को बनाए रखने के लिए इस वजह से जितनी बार बेंट इधर इस कॉर्नर पे किए हैं उतनी बार इस कॉर्नर पे भी करेंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शेयर होता है वो मतलब उसके लिए चेक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चेक करते हैं, शेयर इन्फोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। शेयर इन्फोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते, क्यों नहीं प्रोवाइड करते? तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो टाउ वी शुड बी ग्रेटर देन टाउ सी, और टाउ सी जो है वो टाउ सी मैक्सिमम के बराबर ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन होती है कि जब हम लोग शेयर इन्फोर्समेंट करते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन होती है टाउ सी मैक्सिमम ग्रेटर देन टाउ सी और ग्रेटर देन टाउ वी। ये होता है नॉमिनल के लिए, मिनिमम नॉमिनल के लिए, और ये कंडीशन जो होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को रीडिज़ाइन करना है। ठीक है, रीडिज़ाइन करना है, इसके लिए रीडिज़ाइन करते हैं। तो हम लोग ने बीम में पढ़ लिया था, बीम में क्या पढ़ा था कि अगर हम लोग का टाउ सी मैक्सिमम जो होगा वो टाउ बी से ज़्यादा होगा और टाउ बी जो होगा वो टाउ सी से ज़्यादा होगा, तो शेयर रिइंफोर्समेंट एक्चुअल शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये डिज़ाइन करते हैं। अगर हमारा टाउ सी मैक्सिमम जो है ग्रेटर देन टाउ सी और टाउ बी जो उससे छोटा है, टाउ सी से भी छोटा है, तो उसमें मिनिमम या नॉमिनल शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी हम लोग स्लैब के बारे में पढ़ेंगे तो स्लैब के बारे में क्या पढ़ेंगे, तौबी के लिए जो फॉर्मूला निकल कर के आता है वी यू अपॉन बी इंटू डी, वी यू इक्वल टू बी अपॉन डी। अब बी जो था क्वेश्चन में मतलब बीम में, तो बी कितना होता था 250 300 या 350, ठीक है 200।
ठीक है? इसके अकॉर्डिंग होता था टाउ v की वैल्यू कुछ निकल कर के आती थी। b अगर छोटा है तो टाउ v की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्या है कि b की वैल्यू जो होगा वो हमें 1 मीटर लेकर के चलनी है। तो 1 मीटर जब ये b की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, इस वजह से टाउ v की जो वैल्यू हो जाएगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो टाउ v की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, बहुत छोटी आ गई, तो ये हमेशा ये वाला केस फ़ॉलो करेगा। ठीक है? तो शियर रिइंफोर्समेंट should be checked only, no shear reinforcement should be provided। मतलब प्रोवाइडेड shear reinforcement का डिज़ाइन नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए चेक करना है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब का जो है स्टेप समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया है तो एक बार जो है वो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक बार जो है बीम का डिज़ाइन पढ़ लें, उसके बाद में डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब करेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर अपने लोग का ख़्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, ना कि सिर्फ़ थ्योरी और थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है? फिर ठीक है फिर हाँ।